स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह, अतिथि व्याख्याता GLI आगरा। ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का सब्जेक्ट है जनरल इंजीनियरिंग पार्ट 2 एंड टॉपिक इज ट्रांसफार्मर। तो आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे, इसका पर्पस, इसका वर्किंग और कौन कौन से सिद्धांत या प्रिंसिपल इस पर लागू होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ये ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक AC machine which is used either to increase or to decrease the voltage of an AC supply with the corresponding decrease or increase in the current by electromagnetic induction without any change in frequency। अर्थात ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक अल्टरनेटिंग करंट मशीन है। इसका मतलब ये मशीन जो स्थैतिक है, जो मूव नहीं करती है, जिसमें कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता है, तथा ये सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पर ही यूज होती है। और इसका जो पर्पस होता है वो AC सप्लाई की वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना होता है, जिसके करस्पॉन्डिंग करंट में भी बदलाव आता है, या तो वो वोल्टेज बढ़ने पर घटेगी और वोल्टेज घटने पर बढ़ेगी। और ये सब कैसे होता है, इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पहले बता चुके हैं। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी हमारी इनपुट दे रहे हैं AC की, आउटपुट में भी वही फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो AC सप्लाई की वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए प्रयोग की जाती है, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत का प्रयोग होता है। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलती है, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है। जैसा कि पहले बता चुके हैं, ये स्टैटिक मशीन है। इसके अलावा जो इसके मेन पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी नहीं होता है। As there is no electrical connection between primary and secondary winding, and energy transformation in a transformer takes place magnetically। अर्थात इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसमें मैग्नेटिकली दे आर कनेक्टेड ईच अदर, मीन्स मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें अगर कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, मीन्स उसकी आउटपुट वोल्टेज इज मोर देन द इनपुट वोल्टेज, वी कॉल इट स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड व्हेन इट लोअर्स द वोल्टेज, मीन्स आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज, वी कॉल इट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर हमारा ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए काम में लाया जाता है, जिससे कि उसकी जो इनपुट वोल्टेज है उससे आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होती है, इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर ये वोल्टेज को घटाता है, मीन्स आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज, तो हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है
व्हाट आर द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है थ्योरेटिकली इट इज वेरी सिंपल। ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट बाइंडिंग्स बाउंड ऑन ए कॉमन मैग्नेटिक कोर मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। इसमें दो इंडिपेंडेंट बाइंडिंग्स होती हैं जिसको हम प्राइमरी बाइंडिंग्स एंड सेकेंडरी बाइंडिंग्स कहते हैं। ये दोनों ही बाइंडिंग्स एक कॉमन मैग्नेटिक कोर जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है उस पर लपेटी जाती हैं। दिस बाइंडिंग कनेक्टेड टू सप्लाई मेंस इज कॉल्ड द प्राइमरी बाइंडिंग एंड द अदर बाइंडिंग कनेक्टेड टू द लोड साइड इज कॉल्ड द सेकेंडरी बाइंडिंग। इसका मतलब जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है वो एसी सप्लाई से जुड़ी हुई होती है। मीन्स जो बाइंडिंग सप्लाई मेंस से जुड़ी हुई होती है उसको हम प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं और जो लोड से जुड़ी हुई होती है उसको सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। तो ये जो बाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी ये एक कोर पर लपेटी जाती हैं। तो ये कोर लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट की बनाई जाती है। दिस कोर इज मेड ऑफ थिन लैमिनेशन ऑफ सिलिकॉन शीट स्टील शीट्स। मीन्स इनकी ऑलमोस्ट थिकनेस 0.35 mm होती है। ये लैमिनेशन क्या होता है कि सपोज किसी पार्ट्स को हम जो है कोर को फॉर एग्जांपल 10 mm मोटा बनाना है तो उसको एक ही लेयर 10 mm की न बना करके उसमें 0.35 से या 0.5 फॉर एग्जांपल 0.5 mm लेते हैं। तो इस तरह से 20 लेयर्स मिल करके एक 10 mm टोटल थिकनेस हो जाती है। मीन्स ये एक लैमिनेशन मीन्स थिन लेयर्स विच आर प्लेस्ड ओवर वन another and this thin layers they are made of silicon steel sheet। सिलिकॉन स्टील शीट से बनी हुई होती हैं और ईच लैमिनेशन इज प्रोवाइडेड विद द जिंक ऑक्साइड कोटिंग और वार्निश इंसुलेशन लेयर ऑन बोथ साइड्स। हर लैमिनेशन पर जिंक ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है और ये जो जिंक ऑक्साइड एक इंसुलेशन का काम करती है जो शीट के दोनों ओर की जाती है। जो लैमिनेशन होता है उसके दोनों ओर ही जो है इसकी कोटिंग की जाती है। तो इस तरह से दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर इंश्योर्स लो कोर लॉसेस। अब बात ये होती है कि हमने लैमिनेटेड इतनी लैमिनेशंस जो किए हैं तो ये लैमिनेशंस को फिर वी हैव पुट देम टुगेदर। तो ये जो लैमिनेशन की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि इस तरह से जो है हमारे जो कोर लॉसेस होते हैं तो ये कोर लॉसेस कम हो जाते हैं। अगर हम जो है लैमिनेशन नहीं बनाएंगे तो ये जो कोर लॉसेस ज़्यादा होते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली सेपरेट बट मैग्नेटिकली दे आर कपल्ड विद ईच अदर। मीन्स उनमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है। दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, लेकिन फिर भी वो जो है मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा कपल्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। इस तरह से इसमें जो मेन पार्ट्स के बारे में बात की। अब यहाँ पर आता है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जिसमें कोई भी लॉस नहीं होता है। मीन्स एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज दैट ट्रांसफार्मर विच हैज़ नो लॉसेस। मीन्स इसकी बाइंडिंग में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, मीन्स वेरी लो रेजिस्टेंस, एंड इट हैज़ नो मैग्नेटिक लीकेज, और इसमें कोई भी मैग्नेटिक लीकेज भी नहीं होती है। मीन्स कि
ये आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉस, न तो वो इलेक्ट्रिकली लॉस होता है रेजिस्टेंस की वजह से, वो भी नहीं होता है, और इसमें मैग्नेटिक लीकेज वो भी नहीं होता है। इसका मतलब इसमें जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो कॉइल्स हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दे आर प्योरली इंडक्टिव कॉइल्स, मीन्स उसमें रेजिस्टेंस नहीं के बराबर होता है, इसलिए उनको हम टोटली इंडक्टिव कॉइल्स कह सकते हैं। और इसके बाद उसमें कोर लॉस भी नहीं होता है, मीन्स इट इज़ फ्री फ्रॉम कोर लॉसेस। तो इस तरह से आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें इनपुट इजिकल टू आउटपुट, मीन्स जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, तब उसको हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब हमें जो है आगे इसके वर्किंग पार्ट पे जाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसमें 2 बाइंडिंग्स होती हैं जो एक मैग्नेटिक कोर के ऊपर लपेटी हुई होती हैं। अब यहाँ पर हम इस फिगर को देखते हैं कि ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, इसमें 2 बाइंडिंग्स, एक ये बाइंडिंग है इस साइड में जो इसी सप्लाई से कनेक्टेड है और इसको प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं, और दूसरी जो लोड से कनेक्टेड है इसको हम सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। तो सेकेंडरी बाइंडिंग और ये दोनों ही जो है ये कोर है जिसको लैमिनेटेड शीट के द्वारा बनाया गया है, इसलिए लैमिनेटेड कोर कहते हैं। और जब हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं या इसमें हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो कॉइल्स हैं प्राइमरी कॉइल्स, इसमें से करंट फ्लो होता है, और जब करंट फ्लो होता है तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिसे प्राइमरी जो कॉइल है उसमें सेल्फ इंडक्शन से जो है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम अल्टरनेटिंग फ्लक्स कहते हैं, ये पैदा होता है। और ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्राइमरी बाइंडिंग से सेकेंडरी बाइंडिंग में लिंक होता है, क्योंकि सेम फ्लक्स ये कोर कनेक्ट मतलब एक ही पीस में है, मीन्स लैमिनेटेड है लेकिन एक ही पीस में है। तो इस कोर से होकर के जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है ये सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक हो जाता है, सेकेंडरी बाइंडिंग से लिंक हो जाता है, और फिर यहाँ पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है। और जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है तो सेकेंडरी बाइंडिंग में भी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से करंट फ्लो होने लगता है। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कॉइल प्राइमरी मीन्स एसी सप्लाई से कनेक्टेड है उसको प्राइमरी कॉइल कहेंगे, प्राइमरी बाइंडिंग कहेंगे, और जो लोड से कनेक्टेड है उसको हम सेकेंडरी बाइंडिंग कहेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली कोई भी कनेक्शन नहीं होता है लेकिन मैग्नेटिकली दे आर कनेक्टेड, इसलिए इसमें कोई भी रोटेशन वाला पार्ट्स नहीं होता है, देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट इन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि मान लो इस तरह से हमने क्या काम किया कि हाँ इसको पूरा मिटा दिया। अब क्या काम किया हमने कि सिंपल ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है वो एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं कि टर्न्स रेशियो, रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या वोल्टेज रेशियो क्या होता है। जब हम
देखते हैं कि बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, जो बाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं इनके नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द number of turns in the secondary winding. For example, let us consider N1 are the primary turns and N2 are the secondary turns. Primary turns में N1 turns हैं और N2 में number of turns and number of coils वो N2 हैं। तो जो टर्न रेशियो होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन ए प्राइमरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी बाइंडिंग। अर्थात टर्न रेशियो प्राइमरी कॉइल में जो उसके टर्न्स के नंबर है उससे अगर हम सेकेंडरी बाइंडिंग के टर्न्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो है टर्न रेशियो या रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये मिल जाता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करने में, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो उसकी एफिशिएंसी 100% होगी, इसका मतलब उसमें कोई भी लॉस नहीं है। देन इनपुट विल बी इक्वल टू आउटपुट, मीन्स वी आई कॉस, लेट अस कंसीडर इफ वोल्टेज in primary circuit is E1, that is means EMF, sorry it is only EMF, because secondary बाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो E2 यहाँ कंसिडर किया है। तो वोल्टेज अगर V1 है प्राइमरी बाइंडिंग में, करंट I1 है और EMF E1 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसके करस्पॉन्डिंग करंट फ्लोइंग इन सेकेंडरी कॉइल इज I2, वोल्टेज इज V2 और EMF इंड्यूस्ड EMF इज E2 and number of turns are N2. Then we know that V1 I1 cos phi1 is equal to V2 I2 cos phi2, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम देखते हैं कि cos phi1 इज इक्वल टू cos phi2, इट मीन्स V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 और V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2. सो इन दिस वे वी हैव सीन दैट टर्न रेशियो और रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट इज इक्वल टू N1 अपॉन N2. Now coming back to voltage ratio. The ratio of secondary voltage to primary voltage is called the voltage transformation ratio and we denote it by letter K. Means voltage transformation ratio K, it is equal to V2 upon V1, that is N2 अपॉन N1 और I1 अपॉन I2. अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है देन V2 विल बी लेस देन V1, मीन्स K इज लेस देन 1. एंड इफ ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर देन V2 विल बी मोर देन V1, मीन्स K इज मोर देन 1. इसका मतलब K की वैल्यू स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए 1 से ज़्यादा होती है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए 1 से कम होती है। तो जो भी हमें वोल्टेज रेशियो चाहिए उसके अनुसार अपनी चॉइस के अनुसार टर्न रेशियो हम सेलेक्ट करते हैं। इसलिए टर्न रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स, मीन्स N1 अपॉन N2 इट इज़ कॉल्ड टर्न रेशियो, प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स इट इज़ टर्न रेशियो। अब देखते हैं कि ये स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जैसा कि पहले बताए चुके हैं कि इफ़ ए ट्रांसफार्मर इन विच
आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इट्स इनपुट वोल्टेज, मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज है वो प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज से ज़्यादा है, तो इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसके अपोजिट अगर सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कम है, मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज से कम है, तो इसको हम जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर थर्ड केस आता है कि अगर ये ना स्टेप अप कर रहा है ना स्टेप डाउन कर रहा है, मीन्स वोल्टेज इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, देन व्हाट विल हैपन, उस केस में क्या होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है जो एनर्जी रिसीव करता है वोल्टेज पर, इसी को सेम वोल्टेज पर ये डिलीवर कर देता है। मीन्स ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड 1:1 और 1:1 ट्रांसफार्मर, जिसके लिए N1 इजिकल टू N2, जब N1 इजिकल टू N2 होता है तो E1 इजिकल टू E2। और इस तरह का ट्रांसफार्मर इट इज यूज टू आइसोलेट टू सर्किट्स, जो दो सर्किट्स को आइसोलेट करने के काम में आता है। इट इज नॉन एज द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। और इसके लिए जो सिंबल है वो किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए जो सिंबल होता है वो इस तरह से जो दिखाया गया है, ये जो सिंबल बनाया गया है, कॉइल एक और कॉइल्स जो है कनेक्टेड की जाती हैं, वो प्राइमरी कॉइल्स जो होती हैं वो सोर्स से कनेक्ट की जाती हैं, और दूसरी जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं उनको लोड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये दो कॉइल्स और कॉइल्स के बीच में दो पैरेलल लाइंस, तो ये जो सिंबल होता है सर्किट सिंबल फॉर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सर्किट सिंबल फॉर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, टू वर्टिकल बार्स और लाइंस आर यूज्ड टू सिग्निफाई टाइट मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द टू वाइंडिंग्स। तो इस तरह से हमने इसके प्रिंसिपल को देखा। अब जैसा कि डेफिनेशन में बताया कि ये एसी मशीन है, लेकिन अगर हम इसको डीसी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, क्या ट्रांसफार्मर काम करेगा? तो इसके लिए सिंपल चीज़ है कि ये जो है इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, और इसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो क्रिएट होता है वही जो है दूसरी सेकेंडरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। सपोज अगर वोल्टेज सेम रहती है, देयर इज नो चेंज इन द वोल्टेज, देन देयर विल नॉट बी induced EMF generated. So when there will not be induced EMF means there will not be output voltage, means कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं होगी। और अगर ये होती है तो बिल्कुल इट विल बी जस्ट लाइक मोमेंटरीली इन द सेंस, जब हम स्विच को ऑन करेंगे उस समय 0 से मैक्सिमम स्विच होने में हार्डली एनी सेकंड टाइम लगता है, तो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो उसी टाइम पर जब ये वोल्टेज 0 से मैक्सिमम तक पहुंचेगी, उसी टाइम पर एक EMF इंड्यूस होगा मोमेंटरीली, लेकिन वो जो है इट विल नॉट गिव द कंटिन्यूअस वोल्टेज। तो इसका मतलब है कि DC सप्लाई विल नॉट वेरी the flux, so it will not produce the voltage in secondary coil। तो हम DC को हम ट्रांसफार्मर में कनेक्ट नहीं कर सकते, और ये जो है DC सप्लाई से नहीं चलता है। So in this way we have concluded the introduction part and the working principle of the transformer. Thank you very much.